एक जो चीज़ मैंने पूरे उसमें फॉलो की, आई एम फॉन्ड ऑफ पोइट्री। तो हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति है कि गहन सघन मनमोहक बन तरु मुझको आज बुलाते हैं, गहन सघन मनमोहक बन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा ये मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। There are some people who are successful, and then there are those people who emerge victorious out of their own self-determination and hard work. Hey everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I am Palak Sharma and I'm an educator at this platform. Today we have one very, very bright personality with us, and he's none other than UPSC CSE rank 93, Sir Pradeep Singh. Hi sir, congratulations. तो इतने सारे जो आपको एक्कोलेट्स मिल रहे हैं और जो सारा आपका इतना ग्रैंड अचीवमेंट है, उसके बाद जो पूरा अटेंशन आपकी तरफ अब आया है, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? हाउ इज इट चेंजिंग योर लाइफ नाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सच एन इंट्रोडक्शन, आई एम नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इट। सो इसके बाद पूरी लाइफ मेरी चेंज हो गई है बिल्कुल। मतलब पहले तो ऐसा था कि जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं घूमता था तो आई वॉज जस्ट लाइक एनी अदर पीपल। अब मैं घूमता हूँ तो लोग सेल्फीज ले रहे हैं साथ में, एंड दे आर डिमांडिंग दैट प्लीज़ गाइड अस इन आवर प्रिपरेशन। फैमिली में मेरा स्टेचर थोड़ा अच्छा हो गया है, अब लोग मेरी बातें सुन रहे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि मेरी बातें भी इंपॉर्टेंस रखती हैं उनके लाइफ में। और मेरे जो भी कजिन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, सब मुझसे कुछ ना कुछ मोटिवेशन ले रहे हैं और सब ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। कुछ के साथ तो ऐसा हो रहा है कि उनके घर पे मतलब फोर्सफुली उनको ऐसा कर रहे हैं कि स्टडी करो, यू हैव टू बी लाइक हिम। सो कम्प्लीटली माई लाइफ हैज़ चेंज्ड एंड दिस इज़ न्यू एक्सपीरियंस विच आई एम फीलिंग नाउ। सो हाउ डू यू थिंक कि आपने जो यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की थी, व्हेन यू बिगैन विद दिस जर्नी, तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्विजिट लगी थी कि ये सब चीज़ें मुझे सॉर्ट आउट करके रखनी है, प्रीलिम्स ऐसे, मेंस ऐसे, इंटरव्यू के लिए अभी से ये करना है? सो हाउ वाज योर स्ट्रक्चर? क्या स्ट्रक्चर था? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट देयर इज अ कॉमन मिथ दैट प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू द प्रिपरेशन इज सेपरेट। राइट। मेरे लिए इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन था कि जब मैं प्रीलिम्स का पढ़ रहा था तो साथ में मैंने मेंस की भी नोट मेकिंग की। और बेसिकली होता ये है कि कंसेप्ट्स और फैक्ट्स होते हैं किसी भी टॉपिक में, जब भी हम कोई चीज़ स्टडी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में कंसेप्ट्स और फैक्ट्स ऑलरेडी हम लोग यूटिलाइज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और मेंस में उसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो प्रिपरेशन सेपरेट नहीं होती है। इंटरव्यू में तो इवन पर्सनल लाइफ से भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए कोई सेपरेट प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमने अभी तक अपने चाइल्डहुड से लेकर अभी तक फेस किया है उससे क्वेश्चंस होते हैं। प्रीलिम्स के लिए ये है कि प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है और मेन सब्जेक्टिव होता है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि प्रीलिम्स में आंसर आपके सामने होता है एंड यू हैव टू सेलेक्ट दैट, पर मेंस में ये होता है कि यू हैव टू एनालाइज एंड एनी क्वेश्चन कैन कम। सो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन साथ में होती है। और जो प्रीरिक्विजिट्स थी वो ये कि सबसे पहले मैंने अपनी डिस्ट्रैक्शंस दूर की। लाइक आई वॉज ऑन फेसबुक, आई हैड अराउंड 4500 फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे भी अच्छे फॉलोअर्स थे, व्हाट्सएप पे थाउजेंड्स में कॉन्टैक्ट्स थे क्योंकि मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म में था। तो मैं जब दिल्ली गया प्रिपरेशन के लिए तो सबसे पहले मैंने चीज़ ये की कि फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट किया, व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट किया, इंस्टाग्राम पे लॉग आउट किया और ऐप डिलीट किया, ताकि मुझे ये चीज़ कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए। और 1.5 साल के बाद फिर जब मेरा मेंस क्लियर हुआ तब मैंने फेसबुक अकाउंट एक्टिवेट किया और फिर व्हाट्सएप पे भी वापस आया, इंस्टाग्राम पे भी वापस आया। तो एक तो वो था कि उसको अलग रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि डिटर्मिनेशन ऐसा मुझे रखना था कि पूरे थ्रू आउट माई प्रिपरेशन मैं किसी भी और चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, और चाहे कितनी भी स्ट्रगल्स आएँ। मैंने पहले जो अपनी बुक लिस्ट शॉर्ट लिस्ट की थी कि ये बुक मैं पढ़ूंगा अपने प्रिपरेशन में, सब्जेक्ट वाइज मैंने बुक लिस्ट पूरी चार्ट आउट की थी। तो मेरा ये टारगेट था कि बाय नवंबर और दिसंबर, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन बाय जून 2017। तो मेरा ये टारगेट था कि नवंबर या दिसंबर तक जाते जाते मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। ऑप्शनल के लिए मैंने तब टाइम नहीं दिया था। ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग, प्रीलिम्स जब मेरा हो गया तब विकास रंजन सर के यहाँ मैंने सोशियोलॉजी की क्लास ज्वाइन की, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने प्रिपरेशन की ऑप्शनल की। और दिसंबर तक मेरा ये था कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँ, फिर दिसंबर से फरवरी तक मैं रिवीजन को टाइम दूँ, मल्टीपल रिवीजन एक्चुअली। और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में मैं आई वॉज एबल टू सी दैट वेयर डू आई स्टैंड। तो यही मेरा स्ट्रेटजी थी कि सिलेबस पहले देखूँ, सिलेबस के बाद मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, उसमें मैंने देखा कि कितना और मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में आई डिड नॉट नीड टू डू मच बिकॉज आई वॉज वेल वर्स्ड, but there were subjects like geography and environment where I was not able to solve the questions. तो उसमें मुझे प्रिपरेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने उनको ज़्यादा टाइम दिया और बाकी चीज़ों को कम टाइम दिया। तो प्रिपरेशन कोई भी कर सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली क्रैक हो सकता है। बस ये है कि डिटर्मिनेशन, थोड़ा हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और थोड़ा लक।
एंड प्लानिंग Planning, obviously planning. राइट. तो आपने जैसे नोट मेकिंग मेंशन किया, सो आप क्या टिप्स या क्या थोड़े शॉर्ट हैंड नोट्स बनाते थे या किस तरह से नोट्स के स्ट्रक्चर को रखते थे? लाइक द बुक इज देयर विद एवरीवन, लेकिन बुक हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन वो क्या इंटरप्रेट कर रहा है उसे, वो सबसे गेम चेंजिंग चीज होती है. सो अकॉर्डिंग टू यू क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी है टू मेक द नोट्स परफेक्ट? नोट मेकिंग हर चीज़ की अलग अलग होती है. जैसे Right. न्यूज़पेपर से नोट बना रहे हैं तो उसमें अगर प्रीलिम्स के लिए बना रहे हैं तो हम न्यूज़पेपर को जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि जो जैसे नेम है, कोई प्लेस न्यूज़ में है, कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है, कोई टाइम पीरियड या फिर कोई ईयर न्यूज़ में है, तो जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव चीज़ें जो नेम, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग लाइक दैट, तो उसका एक अलग से एज इट इज़ हम लोग न्यूज़पेपर से उतार के लिख सकते हैं शॉर्ट में विद इन अ बुलेट पॉइंट. और अगर हम मेंस के लिए उसका नोट्स बना रहे हैं तो जो एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स होते हैं उनको अपने वे में, जैसे कि अगर कोई भी टॉपिक चल रहा है जैसे रिजर्वेशन है तो अभी जैसे रिजर्वेशन का इशू था तो उसमें प्रोज एंड कॉन्स अपने उसमें इंटरप्रेट करके उसको आर्टिकल को एज इट इज नहीं लिखना होता है. प्रीलिम्स के लिए लिख रहे हैं तो एज इट इज लिख लो, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हिंदू का संडे का पेज होता है तो वो एज इट इज लिखना होता है. लेकिन अगर हम किसी और चीज़ के लिए नोट्स बना रहे हैं मेंस के लिए स्पेशली, तो अपने वे में लिखना चाहिए कि मैं उसको कैसे इंटरप्रेट करता हूँ और कैसे एनालाइज करता हूँ. और सब्जेक्ट की नोट मेकिंग ऐसी होती है जैसे हिस्ट्री है तो अगर कोई मैं बुक पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री के लिए तो प्रीलिम्स के लिए अगेन दैट नेम, प्लेस और समथिंग लाइक दैट, मतलब अपनी आइज़ में ऐसा होना चाहिए कि वो कोई फैक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो वो कैचअप होना चाहिए अपने आइज़ में और वैसा का वैसे लिख लो. और अगर मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर वही की कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस और ऐसा मतलब सब्जेक्टिव चीज़ें, तो उसका नोट मेकिंग अलग होता है. पर ये नोट मेकिंग में ये एक स्पेशल अटेंशन इस बात को होना चाहिए कि कम से कम चीज़ें हो. ऐसा नहीं हो कि जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक है तो उसके अगर नोट मेकिंग करने जाए तो वैसी की वैसी बुक एक और तैयार हो जाएगी. तो ऐसी बुक्स का मैं नोट नहीं बनाता था. और मेंस के लिए नोट मेकिंग का ये होता है कि देयर इज़ अ डिटेल्ड सिलेबस गिवन टू अस. तो जैसे GS1 है तो उसमें हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है. सोसाइटी में भी वुमेन एम्पावरमेंट है, अर्बनाइजेशन है और सोशल प्रॉब्लम्स हैं. तो हर टॉपिक दिया हुआ है, हर टॉपिक पे 1 to 2 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बना लें, जैसे कि उसमें 4-5 हेडलाइंस में, जैसे पॉवर्टी है तो उसके कॉजेज, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं लोगों पे, और रिसेंट फिगर्स और डेटा, अगर कोई गवर्नमेंट का डेटा आया या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई डेटा रिलीज़ किया है तो, और फिर उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें एग्जाम में आंसर्स मेंशन करने के लिए. तो अगर ऐसा हमारे पास डेटा है और ऐसा हमारे पास अगर नोट्स हैं तो पॉवर्टी पे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आंसर करने के लिए बहुत इजीली उसमें से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो टॉपिक लो, हर जैसे GS1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो डिटेल सिलेबस है, हर टॉपिक लो, उस पर 1 to 2 पेजेस के नोट्स बना के रख लो और वो मेंस में काफ़ी हेल्प करेगा आपको. ओके सर, जैसे आपने मेंशन किया ओल्ड राजेंद्र नगर, यानी कि आप दिल्ली में आपने कोचिंग लिया. सो हाउ मच डू यू थिंक कि कोचिंग्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं या नहीं, या हाउ इज़ अनअकैडमी कमिंग अप एज एन ऑल्टरनेटिव टू दिल्ली, या इस तरीके की चीज़ें जो हैं, मतलब हाउ रेलेवेंट इट इज़ टू गो टू दिल्ली एंड स्पेंड 1 year देयर विद ऑल दोज डिस्ट्रैक्शंस जो कि आसपास होते हैं, और कैसे खुद को वहाँ पे रख सकते हैं या फिर उसके अलावा क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग रिगार्डिंग अनअकैडमी. जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, एक्चुअली मैं दिल्ली शिफ्ट नहीं हुआ था तब, तो जब मेरे माइंड में ये था कि हाँ प्रिपरेशन करनी है UPSC की, तो घर पे थोड़ा ऐसा था कि मुझे अपने आप को कन्विंस करना था कि हाँ मैं इस प्रिपरेशन के लिए रेडी हूँ. ऐसा नहीं था कि बस मैं घर वालों ने बोला और मैं चला गया दिल्ली प्रिपरेशन करने. वहाँ जाने के बाद पता चला कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं या फिर UPSC इज़ नॉट अ काइंड ऑफ थिंग फॉर अस. तो मैंने जैसे ज्योग्राफी लिया तो मैंने सोचा कि पहले इसका कुछ पोर्शन कंप्लीट करते हैं बेसिक, और फिर देखते हैं कि उसका क्वेश्चन मैं UPSC के पेपर में सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स. तो मैंने अर्पिता प्रकाश मैम के जो ज्योग्राफी NCERTs के वीडियोस अपलोडेड हैं तो उन्होंने सिनॉप्सिस टाइप का वीडियोस बना रखा है, जैसे कि 2 hours 30 minutes का 6th क्लास की ज्योग्राफी है, फिर 7th की. तो मैंने 6th to 10th की कंप्लीट की. उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की तो आई वॉज एबल टू डू दैट. तो मुझे लगा कि काफ़ी कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि यार ज्योग्राफी इतना सा पढ़ने से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. तो 11th-12th का भी मैंने बुक नहीं पढ़ी थी तो मैंने सोचा कि आई शुड गिव अ चांस टू UPSC. तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि दिल्ली आते हैं, और कोचिंग वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी बट इट वॉज अ कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजन कि मेरे घर पे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था पढ़ने का इंदौर में, काफ़ी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है ऑब्वियसली. तो मैंने सोचा कि दिल्ली चलते हैं, अगर कहीं बाहर ही जाना है तो, और दिल्ली चलते हैं तो कोचिंग भी कर लेते हैं. तो उस ऐसे डिसीजन हुआ मेरा कि कोचिंग करना है. और कोचिंग का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है कि वेयर डू यू स्टैंड एट पार विथ योर कॉम्पिटिटर्स, और आपका वो होता है जो कि एक्सपोजर होता है. और जो फैकल्टीज होती हैं वो सारे बेसिक टॉपिक्स कवर कर देते हैं वो लोग. जो सेल्फ स्टडी से आई थिंक देयर इज अ चांस दैट हम सम टॉपिक्स को लीव कर सकते हैं, हम लोग मतलब छूट जाते हैं वो. तो वो वहाँ नहीं होता है. करंट अफेयर्स से काफ़ी ओरिएंटेड रहती है क्लासेस. बट ये है कि समटाइम्स आई सी दैट अगर कोई टॉपिक वो कवर कर रहे हैं, जो टॉपिक 5 या 10 मिनट में यूट्यूब के अनअकैडमी के वीडियो से कवर हो जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को वो लोग 2 या 3 लेक्चर्स, जो हर लेक्चर 2 hours 30 minutes का होता है, तो वो 2-3 लेक्चर एक टॉपिक को देते हैं जो 10 या 15 मिनट में हम लोग खत्म कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का जो पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत का वो चैप्टर है, तो उसको अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उसको मुझे लगता है कि अराउंड 3 to 4 लेक्चर्स वो लोग डिवोट करते हैं. और अनअकैडमी पे मैंने देखा कि एक सिनॉप्सिस टाइप का बना रखा है, समरी, जिसका टेबल बना के और सारी बॉडीज़ का एक ही टेबल में कंप्लीट कर रखा है उन लोगों ने. मैंने उससे हेल्प ली और वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मेरा 30 to 40 मिनट्स में कवर हो गया.
और कोचिंग में वही 4 से 5 लेक्चर्स में होता है. तो देयर इज अ बेनिफिट दैट अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग एंड देयरफॉर आई वुड लाइक टू थैंक अनअकैडमी. दैट्स वंडरफुल. थोड़ा टॉपिक शिफ्ट लेंगे, एक ऑप्शनल की तरफ जाएंगे कि मेंस को लेकर जब आपने सोचा था कि ऑप्शनल सॉर्ट आउट कैसे किया, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ग्रेजुएशन स्ट्रीम से इतना सेटिस्फाइड नहीं होते, वो बहुत बार हम लोग से अनअकैडमी पे पूछते हैं कि ऑप्शनल कैसे चूज करें. तो आपका जो मोटिवेटिंग फैक्टर था बिहाइंड चूजिंग द ऑप्शनल, वो क्या था? ऑप्शनल चूज़ करने का ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता. बस मेरा मानना ये है कि वही ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो. अगर लर्निंग आपका एक गोल है तो दैट्स गुड, बट स्कोरिंग शुड बी द गोल. एंड आई थिंक कि लर्निंग तो हो ही जाती है कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो. तो मेरा जब मैं सॉर्ट आउट करने बैठा कि कौन सा मैं ऑप्शनल लूँगा, तो मैंने 4-5 ऑप्शनल्स को डिसाइड किया कि हाँ इसमें से कोई एक होगा. बाकी सबको कट किया मैंने. उसमें ये था, एक हिस्ट्री था जिसमें आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ, और मेरा फोर्टे था एक्चुअली हिस्ट्री. और फिर उसके बाद एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था जो यूपीएससी सब एस्पायरेंट्स का होता है. पॉलिटिकल साइंस था, फिलोसफी था और सोशियोलॉजी था. तो मैंने जब देखा कि हिस्ट्री आई एम गुड, बट मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी, दिमाग की सुनी कि नहीं यार इसमें मार्क्स हो सकता है स्कोर अच्छे ना हो पाए. जो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे और सिलेबस बहुत वाइड है. मुझे ये था कि प्रीलिम्स के बाद मुझे प्रिपेयर करना था ऑप्शनल, क्योंकि प्रीलिम्स के पहले मेरा सोल फोकस खाली प्रीलिम्स पे ही था. तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा ऑप्शनल लेते हैं जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो 3.5 मंथ्स का टाइम होता है, 4 मंथ्स का, उसमें हो जाके. तो मुझे लगा कि हिस्ट्री तो नहीं हो पाएगा, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस और बड़ा है, तो मैंने वो भी नहीं होगा. पबएड में स्कोरिंग नहीं चल रहा था, ट्रेंड जो है वो शो करता है कि हाँ उतना नहीं है. और सोशियोलॉजी ऐसा है कि इट हेल्प्स यू इन सेलिंग थ्रू, मतलब इट डज नॉट लेट यू सिंक. एवरेज से ज़्यादा तो स्कोर हो ही जाता है 260 या 270, क्योंकि जनरल एक सब्जेक्ट है, मतलब एवरीवन इज सोशियोलॉजिस्ट. तो क्योंकि बचपन से हम सोसाइटी देखते आ रहे हैं, कास्ट है, ट्राइब है और स्ट्रेटिफिकेशन है, पॉवर्टी है, और तो यही चीज़ें हैं सारी. तो ये जनरल चीज़ें जो हम देखते हैं, तो मुझे लगा कि इसके आंसर्स में अगर कुछ नहीं भी पढ़ूँ तो कर पाऊंगा. जब मैंने प्रीलिम्स कर लिया तो उसके बाद मेरे उसमें आया कि अब ऑप्शनल करना है. तो मैंने विकास रंजन सर जो अभी मेरे मेंटोर हैं एक तरह से मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए मैंने जीएस का बाजीराम से किया था. उसके बाद जीएस वो प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड होता है, पर मेंस के लिए मैंने नोट मेकिंग वगैरह और फिर सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्पेशली और ऐसे मैंने सर के यहाँ से किया. और सर ने काफ़ी हेल्प की इसमें कि मेरा उन्होंने 45 to 50 डेज में मेरा ऑप्शनल कंप्लीट हो गया. मैंने कई जगह और भी बोला तो लोग मैंने देखा कि लोग बोल रहे हैं कि कैसे हो सकता है 50 डेज में, पर मेरा हुआ. तो अब इट्स अपॉन पीपल दैट हाँ आई थिंक कि ये आपकी सेल्फ सफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि कई लोग बहुत जल्दी क्वालिटी पढ़ते हैं. आई थिंक क्वालिटी क्वांटिटी का फर्क है यहाँ पे. आई सीन पीपल जो 24 आवर्स भी पढ़ लेते हैं इन अ डे, तो नहीं लाइक इन 2 or 3 days, लेकिन फिर भी दे डोंट ग्रास्प दैट मच आउट ऑफ द स्टफ. तो मेरे साथ भी ऐसे था कि मैंने कोचिंग ज्वाइन की तो उसमें अब जैसे नॉर्मल सर सब पे फोकस कर रहे थे, तो मुझ पे स्पेशल फोकस नहीं कर पा रहे थे. तो उन्होंने बोला कि यार ऐसे अगर चलेगा तो तुम्हारा जब मेंस होगा सितंबर में था, 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहा था, तब तक मेरा ये कोर्स कंप्लीट होगा. उससे बढ़िया तो मेरे प्रीवियस जो सेशन है उसके लेक्चर्स ले लो, ऑनलाइन लेक्चर्स, और जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो. तो मैंने उनके ऑनलाइन वीडियोस ले लिए उनके पोर्टल से, और एक दिन में मैं 2-2, 3-3, 4-4 वीडियोस देखता था. हर वीडियो अराउंड 3 आवर्स का होता था. तो एक दिन में मैंने सारे वीडियोस देखे, 3-3, 4 करके उनके नोट्स भी बनाए और रिवाइज भी किया, और ऐसे करके मैंने 45 डेज में कंप्लीट कर लिया. जो डाउट्स होते थे मैं सर से पूछ लेता था जाके उनके क्लास में, और ऐसे क्लियर हो गया मेरा. उसके बाद फिर मैंने रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, और लास्ट मंथ में टेस्ट सीरीज. तो ऐसे ऑप्शनल में और स्कोर आया तो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा स्कोर है. 307 आई स्कोर्ड. So that was my journey regarding optionals. So the point here comes back again to this question कि जो time management skills होते हैं वो कितने important हैं. How did you manage a day? मतलब हम monthly तो plan बनाते हैं कि 45 days में ये या 30 days में ये, लेकिन एक daily schedule game changing होता है again. तो उसमें क्या आपको लगता है कि क्या करना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट आई थिंक कि 2 पार्ट्स में होता है, 2 जगह होता है. पहला ये कि जब हम कोई अपनी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं वहाँ, और दूसरा जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं. तो जब कोई चीज़ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें मेरा मंथली तो स्केड्यूल नहीं होता था, वीकली भी नहीं होता था, डेली होता था. कि आज मैं सुबह उठा तो मैं पहले लिख लेता था अपने आप को दिखाने के लिए, हाँ यार आज ये करना है मुझे. तो जैसे मैंने लिख लिया कि आज मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करना है, तो रात तक भले मैं जब मुझे कभी नींद आती थी दिन में, तो अपने टेबल पे मैं पिलो रख लेता था, और उन पिलो पे पावर नैप लेता था 5 या 10 मिनट का, और अलार्म लगा के 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट ऐसे अलार्म लगा के मैं उठता था, और फिर वो कैसे भी कंप्लीट करना होता था. तो ये जो डिटर्मिनेशन है ना, कि मैं अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ लोगों को भी कि ये जो डिटर्मिनेशन है कि हाँ आज हमको ये कंप्लीट करना है. मंथली शेड्यूल बनाना जरूरी नहीं है, वो कंप्लीट भी नहीं हो पाता मेरे ख्याल से. पीपल हाउ दे डू आई डू नॉट नो. तो डेली शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और जब पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि मैं जैसे मेंस का पेपर सॉल्व करने बैठा, उसके पहले मैंने प्रैक्टिस टेस्ट दिए घर पे बैठ के. तो मैं अपनी वॉच ऐसे रखता था यहाँ पे टेबल पे, और उसमें देखता था कि हर क्वेश्चन मुझे कितने मिनट में सॉल्व करना है. तो आई टुक एवरेज टाइम अराउंड 8 मिनट्स और 8 मिनट्स 30 सेकंड्स एक क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो जैसे ही 8 मिनट्स और 30 सेकंड्स होने वाले होते थे, मैं फटाफट कंक्लूजन पे आके, अगर मैं बीच में कहीं अटका हुआ हूँ तो फटाफट कंक्लूजन पे आके और नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट कर देता था. और इससे ये हेल्प हुआ कि जब मैं एक्चुअल पेपर देने गया मेंस में, तो वहाँ भी मैंने यही सिस्टम फॉलो किया, और
टाइम पे मेरा पूरा कंप्लीट हो गया पेपर, और सारे पेपर्स में मैंने कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ा नहीं, तो सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट हुए. दैट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. डेफिनेटली. सो सर, बिकॉज वी नो आपकी इतनी अमेजिंग स्ट्रेंथ्स हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत वीकनेसेस कैरी करते हैं एंड दे गेट डिस्करेज, कि उनको लगता है कि मुझ में ये एक प्रॉब्लम है. तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप इंस्पिरेशन है अगर, तो आप बताएं कि आपकी प्रिपरेशन में क्या थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो वीकनेसेस थी उनको आपने कैसे कवर किया एंड हाउ डिड यू इमर्ज दिस सक्सेसफुल. आई थिंक एवरीवन हैज़ सम और मोर वीकनेसेस. मेरे भी साथ भी था. पहली तो ये कि मैं बहुत जल्दी डेविएट हो जाता हूँ किसी भी चीज़ से. तो इसका वीकनेस को भी आप अपना स्ट्रेंथ बना सकते हो. जैसे कि अगर कोई वीकनेस है तो उसके साथ डील करना और उसके साथ फाइट करना, उससे ये होता है कि उसको ही आप स्ट्रेंथ बना लेते हो. जैसे मैं डेविएट होता था तो उससे अपने डेविएशन से दूर होने के लिए मैं और स्ट्रॉन्ग बनता था कि नहीं, मैं आज इस चीज़ को नहीं करूँगा. कोई ऐसी चीज़ है जिसका मैं एडिक्ट हूँ, मैं आज इसको नहीं करूँगा. जैसे यूट्यूब पे कभी कोई वीडियोस देखते देखते वो टाइम निकल जाता था, तो आज मैं नहीं देखना, मुझे नहीं देखना. तो उससे फाइट करते करते, और दूसरा ये है कि मैं ना लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ. कोई भी चीज़ अगर मुझे कोई कह रहा है तो इट मे बी बिकॉज ऑफ माई एज, तो मैं जल्दी बिलीव कर लेता हूँ किसी पे. वो मेरा आई थिंक वीकनेस है. और तीसरा ये कि मैं थोड़ा ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ. तो लोग इसके लिए मुझे कभी कभी बोलते हैं कि तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो या एरोगेंट हो. तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे शो नहीं करना चाहिए एटलीस्ट, ताकि लोग मुझे एरोगेंट ना समझे. और वीकनेस तो बहुत सारी होती है. जैसे मैं प्लानिंग थोड़ा मैंने ख़राब की, क्योंकि अगर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप ऑप्शनल करने जा रहे हो तो यू आर टेकिंग अ रिस्क. तो वो नहीं होना चाहिए था. और मैं भी लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि अगर आप कोई प्लानिंग में मुझे फॉलो करके ना करें कि इसने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ऑप्शनल किया है, तो आप भी वो करने जाएं. प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, और बाय द फर्स्ट डे यू शुड हैव अ प्लान बिफोर यू, कि आपको पूरे नेक्स्ट ईयर में जो प्रिपरेशन को आप दे रहे हो उसमें क्या क्या करना है. मैंने ऑप्शनल के लिए कोई पहले से सोच नहीं रखा था, मुझे सोचना चाहिए था. दैट वाज माय मिस्टेक. तो यही मैं लोगों को भी बोलूँगा कि सोचो सबके बारे में, सारी चीज़ों को एक साथ कवर करो. मेंस का भी टॉपिक और सब चीज़ें की नोट्स आपके तैयार होने चाहिए. मैंने मेंस के भी नोट्स प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बनाए थे, तो वो भी मेरी मिस्टेक थी. तो लोगों को मैं ये बोलूँगा कि हाँ, होलिस्टिक मैनर में आपके प्रिपरेशन करो. यानी बिगिनिंग से ही आपको फोकस इस चीज़ पर रखना है कि तीनों तरफ, यानी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, तीनों पर स्ट्रॉन्ग होल्ड बना कर रखना है. हाँ. अच्छी पकड़ बना के रखना है. बिल्कुल. तो एक और चीज़ जो अभी मेरे मन में आई डाउट वाली, वो ये थी कि लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स ऑल्सो दे हैव दिस डाउट कि बहुत सारे एक्स्ट्रा सोर्सेज होते हैं जो टॉपर्स यूज़ करते हैं. जैसे कि आपने मेंशन किया कि पब्लिकेशंस की इंपॉर्टेंट डेटा ले सकते हैं पॉवर्टी के लिए, तो ऐसे हम और क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं? बिकॉज एक जनरल एस्पिरेंट जो होता है वो एक बेसिक बुक लिस्ट के बियॉन्ड जाने का रिसोर्सेज जानता नहीं है या जानती नहीं है. तो ऐसे क्या रिसोर्सेज थे, जैसे मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स या वो जो भी रिसोर्सेज आपने यूज़ करें, तो प्लीज़ एलाबोरेट करें थोड़ा. मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें फॉलो की. मैं एग्जैगरेट नहीं करूँगा, लेकिन जैसे PIB है, तो मैंने PIB के अक्टूबर से लेके फरवरी या मार्च तक के डेली के जो उसके वो आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, उसके नोट्स बनाए थे मैंने. राज्यसभा टीवी का जो साइंस मॉनिटर का प्रोग्राम होता है उसको मैंने फॉलो किया था. PRS जो होता है उसको रिसेंट लेजिस्लेशन के लिए मैंने फॉलो किया था कि कौन सा लेजिस्लेशन पास हो गया है. फिर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कोई सी भी चीज़ आपके पास अगर नहीं आ रही है और उसमें से आप नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कहीं भी हो. जैसे कि हम रोड पे जा रहे हैं और कोई पोस्टर देखा हमने, तो उसमें अगर कोई नॉलेज वाली चीज़ है तो आप उसको देख सकते हो. न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ की बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती रहती हैं कि आज ये इनोग्रेट हो रहा है, ये नई स्कीम इनोग्रेट हुई है, तो उसमें से भी आप चीज़ें लेने की कोशिश करो. जैसे मैंने देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का जो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते थे, उसमें से मैंने काफ़ी डेटा एक्सट्रैक्ट किया था और काफ़ी सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ा था, और ये देखा था कि गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 सालों में क्या क्या नया काम किया है. और मैं ये और भी लोगों को बोलूँगा कि जैसे मेरे साथ, मतलब आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक फ्रेमवर्क में मत करो, उससे बाहर निकलो और थोड़ा रिस्क जोन में रह के करो प्रिपरेशन की. जैसे मैंने जब लास्ट डे था प्रीलिम्स के, जस्ट बिफोर द डे ऑफ प्रीलिम्स, तो आई वॉज रीडिंग मॉडर्न हिस्ट्री. मैं स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया पढ़ रहा था. उसमें ऐसा जनरली ये बिलीफ है कि 1947 और 50 के बाद का जो पीरियड है उसको प्रीलिम्स में नहीं पूछते हैं. मैंने सोचा कि यार, मैं तब ऐसे वॉशरूम गया था तो मैं उसमें बुक पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि यार चलो अभी बहुत पढ़ लिया ये, अब 50s के बाद का पढ़ते हैं हम लोग. तो मैंने सोचा कि उसमें पढ़ते पढ़ते मैंने 50 to 60 पेजेस पढ़ लिए. उसमें ये था कि उस टाइम पे जो प्रीमियर अपोजिशन पार्टी थी और क्या पॉलिटिक्स थी उस टाइम की, वो मैंने पढ़ ली. और नेक्स्ट डे उसी पे से क्वेश्चन आया, ये ट्रेंड को ब्रेक करते हुए. तो ये मेरा लक था, क्योंकि मैंने एक रिस्क लिया. जस्ट बिफोर द डे ऑफ प्रीलिम्स आई वाज रीडिंग समथिंग व्हिच वाज नॉट बीइंग आस्क्ड इन द प्रीलिम्स. तो मैंने वो पढ़ा और वो मेरा रिस्क सही हो गया. ऐसे ही एक और लाला लाजपत राय का था. हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एक दिन पहले, जो कि डिस्कशन करना ही नहीं चाहिए, लास्ट डे पे तो रिवीजन को टाइम देना चाहिए. हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ऐसे गप्पे मार रहे थे. उसमें वो एक लाला लाजपत राय का मेरे दोस्त ने, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उसने कहीं देखा हुआ था, वो क्वेश्चन भी नेक्स्ट डे वहीं हिट हुआ प्रीलिम्स में. तो रिस्क जोन में रह के प्रिपरेशन करो. जहाँ से भी आपको नॉलेज एक्सट्रैक्ट हो रहा है करो, क्योंकि गॉड नोज कि वो कहाँ आपकी हेल्प कर दे. तो अभी हम थोड़ा ना GS1, GS2, GS3 पर फोकस करेंगे, बिकॉज बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि एक
इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। तो GS1 के लिए आपने क्या सोर्सेज यूज़ किए थे, बुक लिस्ट या जो भी आपको लगा कन्वीनियंट शेयर करना? GS1 का पोर्शन थोड़ा प्रीलिम्स में भी है, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी Right. स्पेशली है, सोसाइटी थोड़ा सब्जेक्टिव है, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैंने जैसे हिस्ट्री में एंशियंट में मैंने आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की बुक सबसे पहले पढ़ी थी, फिर 11th क्लास की NCERT जो आती है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट वो, और RS शर्मा की जो एंशियंट हिस्ट्री की बुक है वो, और एक CCRT के नोट्स। बिल्कुल बिल्कुल। ये 4 चीज़ें मैंने एंशियंट के लिए की थी। मेडिवल मैंने काफ़ी अलग अलग जगहों से पढ़ा था, और मैंने पहले RC मजूमदार की भी बुक ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई हैड रेड, तो मुझे लगा कि मेडिवल के लिए मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेंस के लिए मैंने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की जो 12th की NCERT है वो, और एक स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन मैंने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को रिवाइज नहीं किया, तो इट वाज समथिंग दैट वो मेरी मिस्टेक थी पढ़ना उसको, क्योंकि बहुत मोटी बुक है वो। तो हिस्ट्री के लिए तो मैंने यही किया, और जब ये GS1 जो मेंस के लिए मैं जब इसको पढ़ने बैठा तो मैंने यही किया कि जैसे स्पेक्ट्रम की जो समरी होती है, हर चैप्टर के बाद की समरी होती है, वो एक्चुअली आपको मेंस के प्रिपरेशन के लिए हेल्प करती है। तो उसको मैंने अपने अपने नोट्स में लिख लिया, और पूरी स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने 40 to 50 पेजेस में मैंने समरी बना ली, और उन चीज़ों को काफ़ी मेमोराइज़ किया। वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ा था बिल्कुल, मैंने बिल्कुल नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि आई वाज टेकिंग अ रिस्क दैट लेट द क्वेश्चन कम, इफ आई विल नो देन आई विल सॉल्व, एंड इफ आई विल नॉट नो देन आई विल लीव द क्वेश्चन। पर वर्ल्ड हिस्ट्री से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया, एक आया था, लेकिन वो जनरल क्वेश्चन था, वो कोई भी सॉल्व कर सकता था। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बोलते थे कि यार वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ले, हो सकता है आ जाए। कभी 4-5 क्वेश्चन आ गए तो मैंने लगा कि भगवान हमारे साथ है, नहीं आएंगे क्वेश्चन, और नहीं आया क्वेश्चन। फिर सोसाइटी है, तो सोसाइटी में काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स पे मैंने नोट्स बनाए, और सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, तो मैंने इसलिए सोसाइटी को ज़्यादा टाइम नहीं दिया, और इस बार तो सोसाइटी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। फिर ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का भी मैंने जैसे उसमें मेंशन्ड है कि अर्थक्वेक, सुनामी और जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं वो, फिर एग्रीकल्चर का भी थोड़ा बहुत पार्ट आ जाता है उसमें, GS1 में भी आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट का भी मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो मैंने सारे डिजास्टर जो होते हैं, सुनामी और अर्थक्वेक और वोल्केनो, तो उन सब पे मैंने नोट्स बना के रखे थे कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकती है गवर्नमेंट, जो NDMA की गाइडलाइंस हैं। तो NDMA की गाइडलाइंस मैंने देखा कि पिछले 3-4 सालों में कौन कौन से टॉपिक्स को पूछ रखे हैं, उनको छोड़ के मैंने बाकी सारा कर लिया। तो दैट वाज ऑल अबाउट GS1। फिर GS2 सक्सेसफुली। GS2 इंक्लूड्स 2 पोर्शंस, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पॉलिटी में भी एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पार्ट है वो, और दूसरा गवर्नेंस का होता है, गवर्नेंस में कि रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, हेल्थ, एजुकेशन और हंगर। तो ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं, इसके लिए अलग नोट्स बनाए थे मैंने। इन सब के लिए डेटा मैंने कलेक्ट कर रखा था। जैसे हंगर है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है, उसको कहीं भी कोट कर सकते हैं हम लोग, और दैट विल फेच यू मार्क्स। फिर हेल्थ एजुकेशन में कौन सी गवर्नमेंट की नई इनिशिएटिव्स हैं, कहाँ लैग कर रही है कंट्री, और क्या उसके सजेशंस हो सकते हैं, जो मैंने अपने भी सजेशंस और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं वो भी मैंने नोट डाउन की थी। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो पॉलिटी की बुक ही होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और वो सब, जो फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का, तो उसमें मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत का रिवीजन किया था, और क्वेश्चंस वहीं से आते हैं डायरेक्ट। पर गवर्नेंस के लिए मैंने स्पेशली नोट्स बनाए थे, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने विजन की मेंस 365, और थ्रू आउट द ईयर जो मैंने न्यूज़ पेपर्स में पढ़ा था, जैसे इजराइल इंडिया रिलेशंस है, इंडिया ईरान रिलेशन है, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो मेरे मन में एक आइडिया था कि हाँ, अगर इस पर क्वेश्चन आया तो मैं कैसे आंसर फ्रेम कर सकता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का आंसर कैसे कर रहे हो, कि पॉलिटिकल डायमेंशन ले रहे हो, इकोनॉमिक डायमेंशन ले रहे हो, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ले रहे हो, और स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ले रहे हो कि इस कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ अगर कोई रिलेशन खराब हो रहा है तो दूसरी कंट्री के साथ और उस पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिका मैंने ऐसे ही कई बार इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हुए स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि एग्जैक्टली क्या, किस तरह से इसको पढ़ना चाहिए। जैसे सम पीपल रेकमेंड कि आपको इंडिया के साथ जो कंट्रीज़ के सेपरेटली रिलेशन हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि होलिस्टिकली जो वर्ल्ड अफेयर्स चल रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए। व्हाट डू यू रेकमेंड? क्या इंडिविजुअली इंडिया के रिलेशंस अलग अलग कवर करना, लाइक इंडिया रशिया, इंडिया USA, इंडिया ईरान, तो इज इट सिग्निफिकेंट? क्या ये करना चाहिए? आई थिंक इन इंटरनेशनल रिलेशंस नथिंग हैपेंस इन सिलोज। इंडिया रशिया रिलेशंस है तो उसमें USA का एंगल है, उसमें चाइना का भी एंगल है, उसमें यूरोप का भी एंगल है। अगर इंडिया रशिया रिलेशन स्ट्रेंथन हो रहे हैं तो इंडिया USA रिलेशंस वीकन हो रहे हैं। फिर चाइना का उसमें एंगल है कि चाइना रशिया के साथ आज थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो रहा है, तो इंडिया को उसमें वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में तो सारी कंट्रीज को होलिस्टिकली ही पढ़ना चाहिए। इंडिया ईरान रिलेशन है जैसे, तो USA फोर्स कर रहा है कि हाँ जो टाइप है वो थोड़ा और वीकन हो, और इंडिया US रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, पर इंडिया ईरान रिलेशन पे फिर उसका इम्पैक्ट है। तो होलिस्टिकली ही पढ़ना चाहिए, और मेरे ख्याल से पूरे साल भर जो हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में वो मोर देन इनफ होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। उसके लिए कोई सेपरेट प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। और GS3 पे अगर हम आते हैं तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी बड़ी डरावनी लगती है स्टूडेंट्स को, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ करंट अफेयर्स जो उससे आते हैं, और पता मतलब यूजुअली स्टूडेंट्स इतना पिकअप नहीं कर पाते हैं जनरल ईयर द राउंड कि क्या चल रहा है आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी का। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी GS3 के लिए? इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ऐसा होता है कि अगर कोई टॉपिक्स जो बर्निंग है
जैसे एनजीटी की कोई गाइडलाइन आ गई या फिर एनजीटी का कोई ऑर्डर आ गया, सुप्रीम कोर्ट की कहीं कोई रिसेंट ऑर्डर है, फिर जो शंकर आईएएस की बुक है जैसे, तो उसमें से मैंने एक क्विक ओवरव्यू लिया उसमें से कि कोई भी टॉपिक है, जैसे कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या फिर जो अमेजन फॉरेस्ट हैं उसमें काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है, तो वो दैट इज श्रिंकिंग इन, तो इन सारे टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए और पॉइंट्स होने चाहिए, बुलेट पॉइंट्स। सब पे मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए। शंकर आईएएस को भी मैंने एक समराइज़ किया। फिर जो पूरे साल भर जो करंट अफेयर्स चलते हैं उसमें एनवायरनमेंट मैंने जब न्यूज़पेपर की मैं नोट मेकिंग करता था तो जीएस 1, 2, 3, 4 में सेपरेटली करता था। तो जैसे जीएस 3 है तो उसमें भी मैं एनवायरनमेंट के लिए अलग, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अलग, इकोनॉमी के लिए अलग, एनवायरनमेंट के डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अलग, फिर आईपीआर इशूज़ हैं, पेटेंट इशूज़ हैं, उनके लिए अलग। तो जैसे ही कोई सेक्शन मुझे हिट होता था कि यार ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेंस में इट कुड बी आस्क्ड, तो मैं उसको अलग से उसमें लिखता था। और जब मैं मेंस के लिए अराउंड 45 to 60 डेज बचे थे तो मैंने देखा कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, मैंने उनको चार्ट आउट किया। तो मैंने देखा कि 15 to 20 जो इशूज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन इशूज़ पे मैंने कुछ ना कुछ बुलेट पॉइंट्स बना लिए, वही 3-4 हेडलाइंस में। हाँ, कि 3-4 हेडलाइंस में बना लिए मैंने, और अगर उस पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई वाज रेडी टू आंसर द क्वेश्चन। तो बिकॉज अभी हम इतना नियर हैं प्रीलिम्स के, तो बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ये लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी का डाउट होता है। तो जो लास्ट 30 डेज हैं अभी, ऑलमोस्ट लाइक वी हैव अ लेस टाइम, वेरी फ्यू डेज लेफ्ट, तो आपको क्या लगता है कि लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या थी, आपकी क्या थी, और आपको क्या लगता है कि क्या कमी थी उसमें जो बाकी एस्पिरेंट्स करें तो शायद कुछ बेटर हो? आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने सारी चीज़ें ट्राई की कैसे भी प्रीलिम्स क्लियर हो, पर राइट नाउ आई हैव सम सजेशंस फॉर द एस्पायरेंट्स। कि फर्स्ट तो ये कि अब अगर आपको कोई नई बुक सजेस्ट कर रहा है कोई कि ये बुक पढ़ लो, जैसे कि अगर आपने श्रीराम आईएएस की बुक इकोनॉमी के लिए पढ़ रखी है, आपने मृणाल के वीडियोस भी देख रखे हैं और एनसीईआरटी भी पढ़ रखी है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि रमेश सिंह पढ़ लो या संजीव वर्मा पढ़ लो, तो राइट नाउ इट इज़ नॉट द टाइम टू रीड एनी न्यू बुक। तो अभी फोकस होना चाहिए सेकंड थिंग की मल्टीपल रिविजन्स पे। आपने जो भी सोर्सेज थ्रू आउट द ईयर अपने प्रिपरेशन में पढ़े हैं उन पे रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो और बार बार हो, और सेक्शनल टेस्ट दें आप, और लास्ट के 15 डेज में फुल लेंथ टेस्ट या लास्ट के 20 डेज में, और आई वुड से कि अब 1 महीना बचा है तो फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करें अगर स्टार्ट नहीं किया है तो फुल लेंथ टेस्ट में दें और उसमें एनालाइज करें कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है। अगर पॉलिटी में फुल लेंथ टेस्ट में आपको जैसे 12 to 15 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, तो उसमें से आपके अगर अटेम्प्ट टू करेक्ट रेशो 80 to 90% है तो आप पॉलिटी को ज़्यादा टाइम ना दें, लास्ट टाइम के लिए रिवीजन रखें, लास्ट 15 डेज में उसका रिवीजन करें। अगर जैसे ज्योग्राफी में आपको अभी मार्क्स हिट नहीं हो रहे हैं तो ज्योग्राफी को ज़्यादा फोकस दें इन 15 डेज में, और लास्ट के 15 डेज में फिर रिवीजन। फिर मेरा एक और सजेशन है कि जब लास्ट के 10 डेज वुड बी लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन, तो हर दिन यूपीएससी की प्रीवियस ईयर का एक कोई पेपर ले और उसको सॉल्व करें रोज सुबह सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। उससे ये होगा कि आपका ना माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि यूपीएससी कहाँ आपको ट्रिक करता है क्वेश्चन में और कहाँ फंसाने की कोशिश करता है। तो जैसे नॉट, इफ, ओनली, बट ऐसे टाइप के जो ट्रिकी होते हैं, तो अगर रोज आप सुबह सुबह एक सॉल्व करोगे, जैसे 2011 से स्टार्ट करो, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करते करते लास्ट के 10 डेज में इनको सॉल्व करो, तो यू विल हैव अ रफ और बेटर आइडिया कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी। तो लास्ट के 10 डेज के लिए ये होना चाहिए, उसमें भी मल्टीपल रिविजन्स हो। और अब तो 30 डेज है तो एक और चीज़ ये कर सकते हो कि सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो आप, जिस सेक्शन में आप वीक हो, जैसे ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट में आप वीक हो तो उसका सेक्शनल टेस्ट जैसे विजन का आता है, इनसाइट्स का आता है, उसको दे दो और उसमें देखो कि यार कितना इंप्रूव हो पा रहा है। और जो गैस मारने की जो एक आर्ट होता है उसमें मैं ये लोगों को सजेस्ट करूँगा कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन देखो, उनके चारों ऑप्शंस देखो, मतलब उस एट दैट मोमेंट ओनली इंस्टेंटेनियसली चारों ऑप्शंस देखो और देखो सबसे पहला कौन सा ऑप्शन आपके माइंड में हिट हो रहा है। रीड योर माइंड, क्योंकि मैं क्विज में इन्वॉल्व था तो मुझे ये लगता है कि जो चीज़ सबसे पहले आपके दिमाग में आती है वही आंसर होता है। इफ़ यू हैव रेड दैट थिंग एनीवेयर इन योर लाइफ तो आपको वो चीज़ सबसे पहले स्ट्राइक होती है, बट फॉर दैट यू नीड टू रीड योर माइंड। तो वो एक आर्ट डेवलप कर सकते हो आप 30 डेज में, और देखो कि वो करने से क्या आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ये मैं प्रीलिम्स के लिए लोगों को सजेस्ट करूंगा। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लास्ट के 10 डेज में बहुत इंपॉर्टेंस देनी है और इस चीज़ पे ध्यान देना है कि सेक्शनल टेस्ट पे फोकस करके एक अपने वीक पॉइंट्स पे थोड़ा वर्क करना स्टार्ट करना है। एक्चुअली द थिंग इज कि बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपने टेस्ट के स्कोर्स में बड़ा डिससैटिस्फैक्शन दिखता है। दे ट्राई टू वर्क हार्ड ऑन देयर टेस्ट स्कोर्स लेकिन फिर भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो टेस्ट स्कोर्स और रियल जो प्रीलिम्स के पेपर में हम जाते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे एक एस्पिरेंट टेस्ट के स्कोर्स को साइड में रखकर उनसे डिस्करेज ना होकर रियल प्रीलिम्स में अपना पोटेंशियल पूरा प्ले कर सकता है? I think if you are attempting any test, then marks should not be the benchmark. Improvement should be the benchmark. कि लास्ट टेस्ट में अगर आपने 60 मार्क्स स्कोर किए हैं, जैसे पॉलिटी का मैंने लास्ट टेस्ट दिया उसमें 60 मार्क्स मैंने स्कोर किए, तो नेक्स्ट उसमें मेरा ये अटेम्प्ट होना चाहिए कि 60 से एटलीस्ट 62 हो, 59 नहीं हो। तो इंप्रूवमेंट के लिए दें और उसको कंपेयर मत करें कि किसी और से, हो सकता है उस दिन आपका लक ज़्यादा चले। और प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट लक कि कौन सा क्वेश्चन किस जॉनर में ज़्यादा हो रहा है। जैसे मेरा हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था तो आई वॉज विशिंग दैट हिस्ट्री और पॉलिटी शुड बी आस्क्ड मोर इन द पेपर एंड दैट हैपेंड। तो लक भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपके स्कोर कम है तो उसको कंपेयर मत करें, उसको देखें कि कितना और इंप्रूव हो सकता है आपका। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई सेक्शन वीक रह गया है तो उसको देखें कि ज़्यादा उसको आप स्ट्रेंथन कर पाएँ। तो मार्क्स
पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, ये देखो कि इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है। सर जैसे अभी आपने बोला हिस्ट्री इज़ योर फोर्टे, जैसे हमें पता है कि आपने बीकॉम ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन में, तो जो आपका ये पूरा प्रिपरेशन का फेज़ था उससे पहले कैसे ये जीएस के सब्जेक्ट्स जो थे वो आपके पास मतलब उनकी नॉलेज थी, या किस तरह से आपने शुरुआत से ही यूपीएससी को अपना गोल बना के ग्रेजुएशन से भी पहले या ग्रेजुएशन से ही इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना शुरू किया? तो जो नए अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको एक विजन मिलेगा कि हाउ डू दे नीड टू फोकस। आई थिंक इफ एनी स्टूडेंट इज एस्पायरिंग फॉर यूपीएससी, लाइक इफ एनी स्टूडेंट इज स्टडिंग इन क्लास 7th और 8th, तो उस टाइम पे उस स्टूडेंट का फोकस सोशल साइंसेज वाले सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे उसमें पॉलिटी भी आ जाता है, जो 8th में एक सेक्शन होता है एक सोशल साइंस की बुक में, हिस्ट्री भी आ जाता है, इकोनॉमिक्स भी आ जाता है। तो इन जो ये ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट हैं इन पर थोड़ा फोकस होना चाहिए और थोड़ा अपना इंटरेस्ट डेवलप करें उसमें। जैसे मुझे हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था और ग्रेजुएशन में मैंने काफ़ी सारी बुक्स हिस्ट्री की पढ़ी थी, मोटी मोटी, बिल्कुल मुझे मज़ा आता था पढ़ने में कि यार मुगल्स कैसे आए यहाँ पे, उसके पहले क्या रोल था, पृथ्वीराज चौहान का कैसे बैटल हुआ, इसमें मुझे काफ़ी मतलब अंदर से इंटरेस्ट आता था पढ़ने का। एंशिएंट हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था कि चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं, कैसे इवॉल्व हुई हैं अभी तक। तो अगर आपके पास इंटरेस्ट है कोई भी चीज़ पढ़ने का, इकोनॉमिक्स तो मेरा बैकग्राउंड था ही 12th तक, ग्रेजुएशन में 12th में मेरा साइंस था 12th तक, तो ये शिफ्ट हुआ 10th और सोशल साइंसेज में मैं पहले इंटरेस्टेड था, तो इन तीनों चारों चीज़ों का मिक्सअप था। तो अगर किसी स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी है तो अभी से थोड़ा बहुत सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स में अपना ओरिएंटेशन थोड़ा ज़्यादा बनाए, क्योंकि यूपीएससी में सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स का एक वेटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेक्निकल सब्जेक्ट्स, तो वो इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करें। एब्सोल्युटली, मतलब सोशल साइंसेस से अगर हम स्टार्टिंग से ही फेमिलियर रहें तो बहुत इजी हो जाता है while coming up to this level कि आप उन चीज़ों को समझ सकें। there's this basic understanding जो पहले ही आपके पास होती है। For all those learners जिन्होंने अब तक Unacademy Plus को चेकआउट नहीं किया है, do check out the ad that's coming next और देखिए Unacademy Plus को, जानिए उसके बारे में। We have come up with this new subscription model जिसके बारे में डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल सकती हैं। So do get ahead and see it। एक टाइम पे यूपीएससी प्रिपरेशन दिल्ली के सिर्फ कुछ ऑफलाइन क्लासेस में ही हो सकती थी, और वो भी लाखों रुपए की फीस देने के बाद। इसीलिए यूपीएससी एस्पायरेंट्स की मदद के लिए मैंने एक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल शुरू किया। आज यूपीएससी प्रीलिम्स पे मेरी किताब अमेज़न के टॉप 100 बेस्ट सेलर्स में है। यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे ज़रूरी है ये समझना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंट है और क्या नहीं। मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस और एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस के साथ मैं आपको सफलता की ओर ले जाऊँगा। मेरा नाम है मृणाल पटेल, मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ। तो सर जो एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में, जिसे अक्सर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इंटरव्यू कह देते हैं, बट आई थिंक इट्स मोर देन दैट। और एक पर्सनैलिटी को असेस करने का जो काम है, हाउ डू यू थिंक कि आपने उसके लिए खुद को बिल्कुल रेडी किया, या क्या एक्सपेक्टेड था लेकिन क्या निकल के आया? हाउ इज इट ऑल? आई थिंक मैंने रेडी करने की बहुत कोशिश की, पर मेरे साथ ये हुआ कि मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट डे पे था। 29 मार्च को पूरा इंटरव्यू का शेड्यूल खत्म हो रहा था और लास्ट डे पे ही मेरा इंटरव्यू था। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, बट जब जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो आई रियलाइज दैट लेट इट हैपन। तो अराउंड 50 to 60 और डेज तक चला इंटरव्यू और लास्ट डे मेरा था। तो बीच में मतलब आई वॉज वेरी एंशियस कि यार अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ, सबका हो रहा है, मेरा बिल्कुल लास्ट डे पे है। तो लास्ट डे तक जाते जाते आई वॉज फीलिंग वेरी एंशियस। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ एक्चुअली अ पर्सनैलिटी टेस्ट, और इसको काफ़ी एग्जैगरेट करके लोग बताते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल, यू जस्ट हैव टू गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, बट आई डू नॉट नो दैट ऑन व्हाट बेंच मार्क्स दे अवार्ड द मार्क्स, बिकॉज आई एक्सपेक्टेड मोर मार्क्स एंड आई गॉट लेस एंड दैट ड्रॉप माई रैंक। तो मैंने क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से आंसर किए, पर मेरा लक्ष्य शायद ऐसा था कि लास्ट डे पे मेरा इंटरव्यू था, तो दे वर फेड अप विद द क्वेश्चंस। तो उनका क्वेश्चंस भी आई थिंक नहीं थे, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे उन लोगों ने, एनालिटिकल क्वेश्चंस कम पूछे। तो वो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने के कारण कई बार ऐसा हुआ कि आई वॉज नॉट एबल टू आंसर, और आई आंसर्ड मोर क्वेश्चंस एज वेल। बट थोड़ा लक का भी पार्ट रहता है उसमें कि विच बोर्ड यू आर गेटिंग और कैसे क्वेश्चंस वो लोग पुट अप करते हैं। बट पर्सनैलिटी टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए मेरा ये होगा सजेशन कि जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं उस पर खासकर ध्यान दें, और जो लास्ट 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स है, जो टॉपिक्स हैं, उस पर अपना एक पर्सपेक्टिव डेवलप करें। और एक अगर उस पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वही पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए, उस पर डेविएट ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि फिर उसको काउंटर करने के लिए नेक्स्ट इशू में कोई क्वेश्चन पूछे और फिर आप अपना एक दूसरा एंगल लेके आते हो, तो ये आपकी पर्सनैलिटी का एक कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट हो जाता है। तो इसके लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए चीज़ों को सोचने का और देखने का। अगर वो है आपकी पर्सनैलिटी में तो यू विल गेट मार्क्स, और एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लक इन इंटरव्यू आई थिंक। तो ऐसा कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है कि पर्सनैलिटी बेस्ड या आपकी पर्सनल लाइफ बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड या फिर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है इतने या इतने, तो कोई फिक्स रेशियो नहीं है? नहीं। सो व्हाट डू यू, इट गोज इन द फ्लो कि अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हो सकता है कि उसमें उनको, और मैंने कोई आंसर किया फिर उनको कोई इंटरेस्टिंग पार्ट लगा, जैसे कि
देयर वाज अ लेडी मेंबर इन द सुजाता मेहता मैम बोर्ड, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैन यू टेल दैट व्हाई इज उज्जैन फेमस फॉर, एक्चुअली आई हेल फ्रॉम इंदौर, तो इंदौर इज नियर उज्जैन, तो उन्होंने पूछा कि व्हाई इज उज्जैन फेमस फॉर, सो आई टोल्ड हर अराउंड 4 रीजंस कि महाकालेश्वर टेंपल इज देयर इन उज्जैन, भरतरीज केव्स इज देयर इन उज्जैन, कालिदास वाज फ्रॉम उज्जैन एंड सांदीपनी मुनीश आश्रम इज देयर इन उज्जैन. So she counter question that tell me some works of Kalidas. Okay. So that is The question- that the goes when. in the flow. So I Yeah. told her that Raghuvansham, Abhigan Shakuntalam and things like that. Right. तो ये फ्लो में जाता है. अगर आप क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो तो हो सकता है कि उस पर काउंटर क्वेश्चन करें. और एनालिटिकल क्वेश्चन पे भी यही होता है कि अगर उनको आपका व्यू पॉइंट अच्छा लगा और या फिर खराब भी लगा तो उस पर और काउंटर क्वेश्चन करके आपकी पर्सनैलिटी को और वो जज करने की कोशिश करेंगे. Right. That's wonderful. तो सर फिर एक जो एक लास्ट मैसेज है, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे अनअकैडमी के लर्नर्स को या कैमोमाइल टीवी टॉपर्स के सारे सब्सक्राइबर्स को, वो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रिपरेशन में? आई थिंक एक जो चीज़ मैंने पूरे उसमें फॉलो की, आई एम फॉन्ड ऑफ पोएट्री, तो हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति है कि गहन सघन मनमोहक बनतरु मुझको आज बुलाते हैं, गहन सघन मनमोहक बनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु कि ये जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं, अभी कहाँ आराम बदा ये मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है. सो कीप दिस इन माइंड एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पायरेंट्स. That's wonderful, sir. Thank you so much. So enough of serious questions. अब हम थोड़ा सा एक फन साइड एक्सप्लोर करेंगे सर प्रदीप की, और उसके लिए वी हैव दिस वेरी स्पेशल थिंग जो कि हम हर बार रखते हैं. एक रैपिड फायर सा राउंड है जिसको आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में आंसर करना है, और बहुत एक इंक्विजिटिवनेस होती है एस्पिरेंट्स में कि एक रियल IAS ऑफिसर को जानने की. तो हम कोशिश करेंगे आपकी रियल साइड को जानने की. लेट्स हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, बहुत ही शॉर्ट तरह से आपको उनको आंसर करना है. Okay, the question is, if you could have coffee with someone from the past, who would it be? My grandfather. Wonderful. The same goes with me. Okay, next. Who are 3 people, alive or dead, that are closest to you? भैया, मम्मी एंड पापा. What are you most excited about these days, also apart from this whole civil services fiasco? Excited about going to Lavasna. Wonderful. Okay, the next is, last book you read or plan on reading? Rashmi Rathi, that was written by Ramdhari Singh Dinkar. Right, That is a book on poetry. Wonderful book. Okay. Most proud moment? The 5th of April when I got selected. Okay, that's beautiful. Okay, this one is going to be the last one. If you could offer your 13-year-old self one piece of advice, what would it be? I have done a lot of mistakes and I would advise me that do not do those mistakes. Like I have not planned in advance that whatever I am going to do. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस. बहुत ही अमेजिंग रहा ये एक्सपीरियंस एक्चुअली. जो आपके सारे कॉन्फिडेंट येट इंस्पायरिंग आइडियोलॉजीज हैं वो सारे एस्पिरेंट्स को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, और वी एक्सपेक्ट कि बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होकर आगे सिविल सर्विसेज को परस्यू करेंगे. एंड आई होप कि अनअकैडमी भी ऐसे ही लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है उस पर ऐसे ही लोगों को और स्टडी और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते रहे. जी बिल्कुल. सो वी हैव अ लिटिल समथिंग फॉर यू. कैन वी हैव समवन हु कैन ब्रिंग इट? ओके, थैंक यू सो मच. सो सर, थैंक यू सो मच. यू वेलकम. ओके, सो सर यूजुअली हम लोग का एक ये लास्ट सेक्शन रहता है जहाँ पर वी आस्क you to tag a person who you'd like to be like coming next at this Camomile TV Toppers. तो नंदिनी मैम ने आपको टैग किया था, अक्षत सर ने आपको टैग किया था, तो आप किसे टैग करना चाहेंगे? I would like to tag 3 persons who are very close to me nowadays. The first one is Brajesh Upadhyay, who is ranked 105. The second one is Nityanand Jha, who is ranked 128. And the third one is Pooja Gupta. She is ranked 147. Wonderful. So we'll be waiting for Sir Brajesh and Sir Nityanand and Ma'am Pooja to catch us next on Camomile TV Toppers. And I hope कि ऐसे ही जो toppers हैं वो हमें इस तरह inspire करते रहें every next day. Thank you, sir. Thank you for being